आज हम बात करेंगे DSSB के थ्रू निकली हुई वेरियस वैकेंसीज के बारे में। बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्ति होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि DSSB एक संस्था है जिसके थ्रू हर साल वेरियस वैकेंसीज आती है और ये वैकेंसीज सिर्फ उन्हीं के लिए कारगर होती है जिनकी तैयारी होती है, जिनकी अच्छे से प्रिपरेशन है, सिर्फ वही लोग इसमें क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने पास वैकेंसी किसके लिए आई हुई है। तो बच्चों, वैकेंसी आई हुई है अपने पास TGT पोस्ट के लिए। ठीक है, वी हैव ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए ये वैकेंसीज आई हुई है। तो आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिए, योग्यता देख लीजिए, क्या हमारी एज कैटेगरी, क्या हमारे सब्जेक्ट यहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं है, क्या आपने B.Ed कंप्लीट कर रखा है कि नहीं कर रखा है, C.Tet चाहिए कि नहीं चाहिए। आज बेसिकली इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि यार B.Ed चाहिए कि नहीं चाहिए, C.Tet चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स में अपने पास कितनी कितनी वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देना चाहती हूँ कि DSSB के थ्रू ये जो TGT की पोस्ट पे जो वैकेंसीज आई हुई है, इसमें मेल फीमेल प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग निकाला हुआ है। ठीक है, और ये मेल फीमेल इसलिए भी निकाला जाता है ताकि जेंडर इक्वालिटी बनी रहे। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ये रहा अपना नोटिफिकेशन का सबसे मतलब स्टार्टिंग का जो, अगर आप जैसे ही नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सबसे पहला पेज देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि यार ये नोटिफिकेशन कब से खुला हुआ है। दिख रहा है आपको तारीख, दैट इज योर 9 अक्टूबर 2025 से ये अपने पास वैकेंसी आई हुई है। मतलब आप आवेदन कर सकते हैं 9 तारीख से ही, और आखिरी तारीख जो आवेदन करने की है वो है अपने पास दैट इज 7 नवंबर 2025। ठीक है, ये आखिरी तारीख है रात के 12 बजने से पहले। ओके, पर देखो जितने लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, जितने रिस्पेक्टेड टीचर्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, वो सभी लोग पहले ही अप्लाई कर लो, क्योंकि एंड मूवमेंट पे क्या होता है, विंडो बहुत बिजी होती है, तो इस साइट बिजी होने की वजह से भी अपने पास कई बार साइट ओपन ही नहीं होती है, होता है ना ऐसा। ठीक है, तो हम वो मौका नहीं देंगे। तो जिसका भी सब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है तो वो सभी लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यस, चलो अब देख लेते हैं आगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट पे अपने पास वैकेंसीज आई हुई है। यस, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास क्या है, वी हैव TGT मैथ्स। ठीक है, TGT मैथ्स के लिए लिखा हुआ है कि ये किसके लिए है, मेल के लिए। कुल मेल के लिए TGT मैथ्स के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है, दैट इज 744। इसमें प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है कि जनरल कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, OBC में कितनी है, SC में 127 है, ST के लिए 34 है, EWS के लिए 106 है। ठीक है, मतलब सेक्शनली अपने पास बहुत क्लियरली डिटेल डिस्कशन किस तरह अपने पास बता रखा है ग्राफ के अंदर, अपने नोटिफिकेशन के अंदर, कि जनरल कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, OBC के लिए कितनी है, ST के लिए कितनी है, टोटल कितनी है। ठीक है, यस, चलो आगे देख लेते हैं। तो मैथमेटिक्स फॉर फीमेल, TGT फीमेल के लिए अपने पास टोटल बच्चों वैकेंसी आई हुई है, दैट इज 376। सिमिलरली अगर आप आगे बात करते हैं तो अपने पास अगली वैकेंसी है, दैट इज योर TGT इंग्लिश फॉर मेल। ठीक है, देयर आफ्टर वी हैव TGT फीमेल इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। दूसरा सब्जेक्ट है उसके बाद 5th नंबर पे मेंशन किया हुआ है सोशल साइंस के लिए फॉर मेल। कितनी वैकेंसी है, दैट इज 310। ठीक है, सिमिलरली TGT फीमेल के लिए अपने पास यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 92 वैकेंसीज आई हुई है। अपना सब्जेक्ट जरूर देख लीजिए, क्या आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है कि नहीं है, फिर उसके बाद बाकी की एलिजिबिलिटी देखिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव TGT नेचुरल साइंस फॉर मेल, दैट इज 630 वैल्यू आई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट TGT फॉर नेचुरल साइंस फीमेल 502 वैकेंसीज आई हुई हैं। ऐसे ही अब आगे बात करते हैं। आगे अपने पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास ड्राइंग टीचर, आर्ट टीचर सभी के लिए वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, यस, देखो ध्यान से, हिंदी का अगर टीचर आप बनना चाहते हैं तो बच्चों वैकेंसी अच्छी खासी आई हुई है, मेल फीमेल दोनों के लिए सेपरेटली यहाँ पे मेंशन किया है। लड़कों के लिए है 420 और लड़कियों के लिए 136। देयर आफ्टर वी हैव संस्कृत। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट था संस्कृत, ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है संस्कृत से, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कितना था, 342, और फीमेल के लिए आया हुआ है 416 वैकेंसी। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, अगले स्लाइड पे देखते हैं कि अपने पास कुछ और वैकेंसीज भी आई हुई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, यस, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है उर्दू सब्जेक्ट से तो आपके लिए भी बच्चों वैकेंसी है। मेल के लिए अपने पास कुल मिला जुला करके जो वैकेंसी आई है वो है 45। लड़कियों के लिए अगर बात करें
तो ये कितनी है 116। देखो ये आपको नंबर में बहुत कम लग रहा होगा कि यार सिर्फ 45 वैकेंसी आया है, सिर्फ 116 वैकेंसी आया है, पर आप खुद भी तो सोचो आजकल उर्दू से ग्रेजुएशन में पढ़ कौन रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज लेकर के चलिए कि यार हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना, जितने भी लैंग्वेजेस की बात करें, चाहे वो उर्दू है या फिर पंजाबी लैंग्वेज है, तो ये माइनॉरिटी में चल रहा है, ठीक है। आजकल कोई नहीं कर रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, मोस्ट ऑफ सारे बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं। ये सोच करके आप ऐसे पूरी कॉन्फिडेंटली होके फॉर्म फिल कीजिए अगर आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन टाइम पे पंजाबी या फिर उर्दू, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखो पंजाबी के लिए भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है। कितनी है, वी हैव 67। नंबर में कम लग रहा है आपको, पर देखो आप खुद सोचो, नॉर्थ में ही पढ़ा जा रहा है, सिर्फ पंजाब स्टेट के अंदर ही लोग पंजाबी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, है कि नहीं है। या फिर बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी अगर कोई है तो वहां पे अपने पास सब्जेक्ट ये ऑफर किया जाता है। पर आजकल सोचो ध्यान से कि कर कौन रहा है, लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। सभी को मेडिकल करना है, सभी को इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, नहीं तो कुछ एक बेसिक सा कोर्स करते हैं। बहुत कम बच्चे आजकल रह गए हैं जो पंजाबी सब्जेक्ट लेकर के आगे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। फीमेल के लिए वैकेंसी आई है 160, दिख रहा है, तो अपने पास ये वैकेंसीज भी हैं। नेक्स्ट वी हैव ड्राइंग टीचर, तो यहाँ पे मेल फीमेल नहीं मेंशन किया गया है। कुल मिला जुला के ऑल ओवर इंडिया में अपने पास 15 पोस्टें आई हैं। अब एक बात और लोगों के मन में डाउट रहता है, क्या DSSB के थ्रू निकली हुई वैकेंसीज में क्या दिल्ली वाले लोग ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं? तो जी नहीं, अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं, देख लो अपनी एलिजिबिलिटी, ठीक है। अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं, आपकी एज कैटेगरी, आपकी क्वालिफिकेशन सब कुछ मैच करती हैं, तो पूरे आप मतलब देश भर से कहीं से भी हैं, ठीक है, चाहे आप केरला से हैं, कर्नाटका से हैं, तो आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। वी हैव स्पेशल एजुकेटर की, देखो यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। ये कितनी है, सिर्फ मात्र 2 आई है। कहा जा रहा है इस बार एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी KVS के थ्रू भी निकाली जाएगी, ठीक है। चलो कुल मिला जुला के वैकेंसी कितनी आई है, तो अच्छी खासी वैकेंसी आई है, 5346 पोस्ट पे आई है, ठीक है। आखिरी तारीख सबको पता है कि भाई 7 नवंबर है, तो वो मेंशन किया गया है कि जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं फटाफट से जाके आवेदन कर लीजिए, ठीक है। और मैं अगर बात करूं एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस नहीं के बराबर है, ठीक है, कि जिनको फीस देनी है उनको भी मात्र 100 रुपए देने हैं, और बाकी फीमेल और अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो भी अपने पास निःशुल्क अपने पास फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं कि हमारे पास अगली और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो हमारे पास ये एक बेसिक सा आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। यस, सबसे पहले आप इससे ये बात समझ सकते हैं कि जैसे एक सब्जेक्ट का है वैसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए भी है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या है, ये अपने पास वैकेंसी आई हुई है किसके लिए, नाइट्रोजन मैथमेटिक्स के लिए। तो आपने अपने बैचलर्स में क्या किया हो, मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, जिसमें एटलीस्ट आप पूरे 50% से पास हुए हैं, ठीक है, और आपने 2 साल कम से कम इस सब्जेक्ट को पढ़ा है, ठीक है, कि मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे 2 साल कम से कम पढ़ा है, 2 इयर्स पढ़ा हुआ है, ठीक है, कब, ग्रेजुएशन ईयर्स के अंदर। और दूसरी चीज जो चाहिए वो क्या चाहिए अपने को, क्या कह रहा है, इसके अलावा अपने पास 50% मार्क्स भी होना चाहिए, ठीक है। और मतलब या तो ऊपर वाला है नहीं तो नीचे वाला, कोई भी अपने पास एक चीज हो, ठीक है। और क्या कह रहा है, उसके बाद आपको मेंशन कर रहा है कि मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री और मास्टर्स। अगर किसी ने मास्टर्स कर रखा है और उसके ग्रेजुएशन में 50% नहीं बना था मैथ्स में, कोई बात नहीं है, पर उसके मास्टर्स में बना है 50%, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। ओके, अब आगे देखो, जिसने ये भी नहीं किया कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरा अपने पास क्या दे रखा है, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री या फिर कोर्स कुछ भी कर रखा है, जिसमें अपने पास प्रॉपरली मेंशन किया है BSc प्लस BEd वाला या फिर BA प्लस BEd वाला, ठीक है, या फिर BLEd वाला, कोई भी आपने जस्ट ऐसे कर रखा है, ठीक है। या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसने BEd कर रखा है 3 साल वाली, अभी रिसेंट में अपने पास BEd कितने साल का हो गया है, 1 साल का हो गया ना, तो वैसे अपने पास कोई लोग अभी है ही नहीं एलिजिबल, ठीक है। तो इसीलिए अपने पास क्या लिखा है कि BEd हो कितने साल की, 3 साल की, या फिर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो 3 साल का या फिर 4 साल का, जो भी अपने पास BEd है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे क्या है
कि अपीयरिंग बीएड वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। जिन बच्चों का बीएड कंप्लीट है वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास बात करते हैं पास इन द सेंट्रल टीजीटी, मतलब उसने सीटेट क्वालिफाई किया हो, ठीक है। सीटेट जो अपने पास सेंटर मतलब कंडक्ट करवाती है, सीबीएसई जो कंडक्ट करवाती है, उसके थ्रू सीटेट अपने पास क्वालिफाइड हो, ऐसा नहीं वो अपीयरिंग है, ठीक है, तो ये भी नहीं चलेगा। ओके, उसके बाद जो आपको ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, नोट। क्या नोट है, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। ऑब्वियस है, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। उसके बाद क्या कहता है, क्वालिफिकेशन आर रिलेक्सेबल एट अ डिस्क्रिशन ऑफ द DSSB competent authority for a reason to be recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ और बातें देख लेते हैं। जैसे अपने पास ये दे रखा है डिजायरेबल, डिजायरेबल यानी क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, तो ऐसा पर्टिकुलरली अपने पास मेंशन नहीं किया हुआ है कि अपने पास कोई खास एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे अपने पास EMRS की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें यूजुअली मेंशन किया होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसे लाइक एक्सपीरियंस है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अपने पास सीधा ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि भाई एसेंशियल एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं चाहिए हमको फ्रेशर भी चलेगा, ऐसा है, ठीक है। पे स्केल कितनी है, तो देखो ध्यान से बच्चों, ये अपने पास क्या है, ग्रुप बी की सेंट्रल लेवल की पे मिल रही है आपको। पे बहुत अच्छी है, दैट इज 44,900 से ये अपना बेसिक पे यहाँ से शुरू होता है और जाता है 1,42,400, ठीक है, क्लियर है। ओके, अब आगे बात करते हैं एज लिमिट के। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्या चीज कहता है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 30 साल से उम्र आपकी ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी प्रकार का रिलैक्सेशन ले रहे हैं, जैसे अगर आप SC हैं, ST हैं या फिर कोई वुमेन कैंडिडेट है, तो उनको अपने पास कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अपने पास इसी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि किसको किसको अपने पास एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जिस तरीके से हमने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का देखा वैसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी है, ठीक है। तो एक आधा जिसका अलग है उसको हम देख लेते हैं। ये ऐसी अपने पास किसके लिए दे रखा है, इंग्लिश के लिए दे रखा हुआ है, ठीक है। तो आप अपने सब्जेक्ट को देख लीजिएगा, मैं लिंक में ये पूरा आपको मिल जाएगा, सारा का सारा PDF। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से बच्चे जुड़ सकते हैं, साइंस बाय प्रज्ञा मैम, ठीक है। तो वहां पे भी आपको प्रॉपरली सारा ये मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो ये सारी वैकेंसीज अपने पास TGT के वेरियस टीचिंग पोस्टों के लिए आई हुई है, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन फीस तो मैंने आपको ये बता दिया था कि मात्र 100 रुपए आपको एप्लीकेशन फीस भरना है, ठीक है। कितने रुपए भरना है, मात्र 100 रुपए, ठीक है। और उसमें भी अपने पास क्या लगा रखा है, एग्जाम्पशन है किसके लिए, कोई वुमेन कैंडिडेट है या फिर कोई SC से बिलोंग करता है, ST से बिलोंग करता है या फिर कोई PWD कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो उसको अपने पास फीस नहीं भरना है, कोई आवेदन फीस नहीं है, निःशुल्क है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि पेपर कैसा होगा। तो पेपर में अपने पास सबसे पहली बार Tier 1 होगा, जिसके अंदर अपने पास क्या आएगा, Tier 1 में अपने पास एक क्वालिफाइंग इन नेचर का एग्जाम हो रहा है, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें से अपने पास 200 सवाल आएंगे और इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, तो वी हैव जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश का टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये बाकी जैसे पहले हुआ है बाकी सारे टीचिंग एग्जाम्स के अंदर जो सेंटर में आते हैं, वैसा ही सेम मैनर में यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास सेक्शन B के अंदर बात कर रहे हैं MCQ 1 मार्क का, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, बीएड में जो आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी सिखाई जाती है कि बेसिकली कैसे पढ़ाना चाहिए, तो उसका भी अपने पास अलग से टेस्ट होगा, ठीक है, सेक्शन B के अंदर दे रखा है। ओके, एक नोट है अपने पास क्या है, फॉर ऑल द टेक्निकल एंड टीचिंग पोस्ट Tier 1 इज मैंडेटरी। क्या है कि आपको इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे जाएंगे, ठीक है। क्या लिखा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन द डोमेन सब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक सेक्शन, ठीक है। दिखा देते हैं आपको, देखो ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कहता है भाई, फॉर ऑल द टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग पोस्ट, क्या है, 1 tier टेक्निकल एंड टीचिंग एग्जामिनेशन scheme, the mandatory minimum qualifying marks will be applicable only in the domain subject
सेक्शन बी देयर विल बी नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर सेक्शन ए। अर्थात समझ में आया आपको क्या कहता है कि अपने पास जो दो सेक्शन के अंदर जो पेपर हो रहा है ना, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है, ठीक है। जो अपने पास नॉर्मल टीचिंग एग्जाम हो रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, सपोज आर्ट के लिए या फिर कोई और सब्जेक्ट के लिए, तो वहां पे अपने पास क्या कहता है कि जो टीचिंग मैथोडोलॉजी वाला जो सेकंड पेपर है, यहाँ पे भी कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स आने चाहिए। पर अगर आप बात करते हैं टेक्निकल टीचर्स के लिए तो वहां पे ऐसा नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का कंबाइन करके फिर मेरिट बनेगी अगर कोई टेक्निकल टीचर वाला पोस्ट है तो, ठीक है, क्लियर है। चलिए ऐसे ही हम देख लेते हैं कुछ और जानकारी। ये दे रखा है अपने पास मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, टीयर 1 में अपने पास कितने मार्क्स कम से कम आपके आने चाहिए, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एक बार तो देख लेते हैं ध्यान से क्या लिखा है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर री एवेल्युएशन, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर दोबारा से चेक हो, री एवेल्युएट हो, तो ऐसी कोई अपने पास स्कीम ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, DSSB रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल, विथड्रॉ, डिलीट एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर एंड मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। कितनी नेगेटिव मार्किंग है, जैसे कि अपने पास नॉर्मली होती है, कितनी होती है बच्चों, वी हैव 0.25 की, तो वो सभी यहाँ पे भी है, ठीक है। और बाइलिंगुअल रहेगा पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं, एक्सेप्ट हाँ हमारे पास जो लैंग्वेज वाला जो सब्जेक्ट रहेगा, अगर लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट इंग्लिश, मान लो इंग्लिश लैंग्वेज का मान लो टेस्ट है, तो ऑब्वियसली वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, देयर इज नो डाउट, है ना। तो ये भी हो गया, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये अपने पास दे रखा हुआ है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है मॉक टेस्ट, अपने पास वेबसाइट पे ही अपलोडेड है, ठीक है। एंडोरेंस फॉर, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको जो ध्यान देना है वो ये है, ठीक है, कि अपने पास मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। तो सबसे पहली बात अपना क्या होगा, एक सीबीटी होगा, मस्त। क्या होगा बच्चों, वी हैव सीबीटी, ठीक है। सीबीटी में अपने पास क्या होगा, अपना एक बेसिक सा टेस्ट होगा, ठीक है, जो आपको दिखाया गया ना कि अपने पास सेक्शन ए सेक्शन बी इस तरीके से एक सीबीटी होगा, फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगी कि आपने एग्जाम प्री क्वालिफाई किया या नहीं किया। अब जिसने प्री क्वालिफाई किया फिर फर्दर उसका आगे ऐसे चेकिंग होगा पेपर। यस, क्या लिखा हुआ है, The selection will be made through examination scheme, ठीक है। In the case of any question appearing in the question is invalid shall not be evaluated and the, क्या कह रहा है कि अगर मान लो पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो कि इनवैलिड सा है, तो उसका मार्क्स नहीं मतलब इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन सीबीटी विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ DSSB, कि मतलब नॉर्मलाइजेशन भी होता है DSSB के थ्रू, जो फॉर्मूला है उसके तहत, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट आंसर की फॉर द सीबीटी डिस्प्लेड, ठीक है, आंसर की आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। ये सारी बातें रखी गई है। अब यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रखना है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स किसके लिए कितना कितना मेंशन किया गया है, दैट इज योर जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 40% ऑफ द टोटल पेपर आना चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। नेक्स्ट वी हैव ओबीसी, और ये ओबीसी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सिर्फ दिल्ली का होना चाहिए, ठीक है, 35% मार्क्स है। एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी क्या है, 30% मार्क्स कम से कम आपके आने चाहिए, ठीक है। अगर आप एक एक्स सर्विस मैन हैं तो पूरे 5% का आपको रिलैक्सेशन दे रखा हुआ है, ठीक है। और आपके पूरे मतलब 30, जो अगर कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसके भी कम से कम 30% नंबर आने ही चाहिए, ठीक है। फिर अपने पास सभी के प्रॉपरली अपने पास अलग अलग कट ऑफ निकलते हैं, कट ऑफ के बाद हम डिसाइड करते हैं। यस, ये दे रखा है कि हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग अपना अपना कट ऑफ आएगा, ठीक है, और फिर आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब जो बच्चा टीयर 1 क्वालिफाई करेगा ऑब्वियसली उसी का टेस्ट होगा टीयर 2 में, ठीक है। यस, क्या लिखा है, if there are 2 or more candidates in a same category are having equal marks in the examination, तो उसके बाद क्या किया जाएगा। तो ये विड्रॉल का केस तो चलो बात की बात है, ठीक है। ये ऐसा कह रहा है कि मान लो अपने पास क्या हो गया कि कहीं पे अपने पास मैच ड्रॉ हो गया कि 2 बच्चे हैं जिनका मार्क्स बिल्कुल सेम टू सेम आया है और बिल्कुल वो ऐसे आर या पार वाली सिचुएशन में है, तो उसमें अपने पास उस बच्चे को प्रेफरेंस दिया जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक में जिसके पास ज्यादा मार्क्स होंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो इसके बाद अब आगे देख लेते हैं, रिजर्वेशन मिलेगा, ओके ओके ओके, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। ये अपने पास दे रखा हुआ है कि एज रिलैक्सेशन किसको कितने कितने मिलेगी, ठीक है।
ये थोड़ा सा बहुत समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि SC ST कैटेगरी के लिए कितना है, पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल के लिए, PWD और ये दे रखा है, बाकी कैटेगरीज के लिए कितने कितने अपने साल के पास रिलैक्सेशन दे रखा हुआ है, ठीक है। ओके, सो आज हमने देख लिया बेसिकली कौन कौन से अपने पास क्या क्या पोस्टें थी, क्या क्या एज रिलैक्सेशन है, क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, और इसके बावजूद अगर आपको कोई दिक्कत आती है ना, सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। किसी को कोई भी दुख है, दुविधा है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या क्या कह रहा है ये लाइन वो लाइन, तो आप मुझे ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। आई डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेरीज जो भी है, ठीक है, डाउट है, दिक्कत है। सो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।